हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। आज जो आप चेहरा देख रहे हैं यहाँ पर वो है फेस बेनिटो मुसोलिनी का, जो फासिस्ट डिक्टेटर कहलाता है। और बहुत ही ख़तरनाक हिस्ट्री रही है इन सभी की। तो डिक्टेटरशिप हम लोग डील करेंगे। आज जो सबसे पहला डिक्टेटर और कंट्री डील करेंगे दैट विल बी इटाली एंड बेनिटो मुसोलिनी। तो जो फेस दिख रहा है आपको सामने वीडियो में, इट इज़ ऑफ बेनिटो मुसोलिनी, जिसने यहाँ पे एक फासिस्ट रेजिम क्रिएट किया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैप नहीं जानोगे तो फिर ये पूरा के पूरा जो टॉपिक है वो अधूरा आपका वैसे ही रह जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर और इटाली के बारे में डिस्कस करेंगे। वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, ये इटाली है। यहाँ पर ये ऐसे जितना भी जो ग्रीन जा रहा है और यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये भी इटाली कंसिस्ट करता है इतना। अब उसका जो बाउंड्रीज़ है वो देख लेते हैं। फ्रांस है और उसके बाद में यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। जर्मनी थोड़ा सा ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह घेरे हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया इस तरफ पड़ता है, यूगोस्लाविया इस तरफ पड़ता है, ठीक है। अल्बानिया आप ध्यान में रखिए, यूगोस्लाविया आपको रखना पड़ेगा ध्यान में, ऑस्ट्रिया भी। जितने भी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ग्रीस भी यहाँ पर आपको काम में आएगा, बिकॉज कुछ इंसिडेंट ग्रीस के साथ में भी बेनिटो मुसोलिनी के हुए थे। अब और भी यहाँ पर देखेंगे, इटालियन नॉर्थ अफ्रीकन करके यहाँ पे जो टेरिटरीज़ हैं, तो वो थोड़ा सा आगे मैंने एक दूसरा मैप भी रखा है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहेगा कि मैप अगर आपको पता है, आपको टेरिटरीज़ कहाँ कहाँ पे जुड़ रही हैं, अगर वो पता है तो इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू। अगर मैप नहीं पता है तो ये टॉपिक एकदम अधूरा और खाली रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। फासिज्म। फासिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मुसोलिनी की जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उससे ये एसोसिएटेड है। फासिज्म का मतलब ये होता है कि सेंसरशिप कर देना, प्रेस को बैन कर देना, कॉरपोरेटिज्म को प्रमोट करना, एक टोटेलिटेरियनिज्म रेजिम बनाना। रेजिम मतलब अपना रूल बनाना कि जिसके अंदर आपके खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होता है तो सीधा उसको क्रश कर देना है, मार देना है, रास्ते से निकाल देना है। तो ये है फासिज्म। फासिज्म कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करता, फासिज्म डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट नहीं करता। फासिज्म में ये होता है कि कुछ की बिजनेस लीडर्स के साथ मिल करके यहाँ पर जो राज चलाने वाला है, ठीक है, अपने साथियों के साथ में जो सामने वाले ऑपोजिशंस हैं तो उनको क्रश करके अपनी ऐसी तानाशाही दिखाएगा कि सिर्फ वो स्टेट और स्टेट वो ऐसे नाम से जाना जाएगा। नेशन अबाउ द इंडिविजुअल। नेशन अबाउ द इंडिविजुअल मतलब सबसे पहले उनका जो है कंट्री है, इंडिविजुअल बाद में है। सारे इंडिविजुअल बिना करके एक नेशन बनता है, लेकिन इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल कभी भी पहला नहीं आएगा, सबसे पहले नेशन आएगा। स्टेट इज एब्सोल्यूट। स्टेट मतलब वही उनका जो नेशन है, एब्सोल्यूट, उससे बढ़कर कोई नहीं है। देखिए, एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। मतलब सब कुछ जो है ना स्टेट के अंदर है, स्टेट के बाहर कुछ नहीं और स्टेट के खिलाफ भी कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में गलत उसके परिणाम हो सकते हैं। अगेंस्ट वर्किंग क्लास मतलब मैंने पहले बता दिया कि जो ये वर्किंग क्लास के खिलाफ था, ट्रेड यूनियंस इनको पसंद नहीं था और लेफ्ट पार्टीज़ के ये एकदम खिलाफ थे। आगे मुसोलिनी का भी हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे कैसे वो आगे फिर आता है, टर्न होता है। पहले उसकी विचारधाराएं कैसी थी, बाद में उसकी आइडियोलॉजी कैसे हो गई। पार्टनरशिप विद द की बिजनेस लीडर्स। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में रह करके जो इनके अगेंस्ट है वो लोग काम करते हैं, लाइक लेफ्ट पार्टीज, ट्रेड यूनियंस एंड ऑल दैट। फासिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फासिस, ये वर्ड से इसका डेरिवेशन है। सिंबल ऑफ द रोमन गवर्नमेंट पावर मतलब कैसा है ना कि एक बंडल ऑफ रॉड्स वगैरह हुआ करते थे, वुड्स, और उसके बीच में से एक एक्स निकलता था, ठीक है। समझ लीजिए ऐसे बंडल्स हो गए, उसके बीच में से ऐसे कैसे ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी जाएगी, और वो जो कुल्हाड़ी है ना, लाइक ऐसे लेक्टर्स जिसको हम लोग सर्वेंट्स कहते हैं, वो अपने पे कंधे के ऊपर रख करके रोमन गवर्नमेंट के टाइम पे एज अ जेस्चर वो चलते थे। इसका मतलब ये है कि ये एक सुप्रीम पावर बताता है, उनका एक साइन था ये। तो सेम बेनिटो मुसोलिनी ने भी यहाँ पे यही किया, अपना जो है पावर बताने के लिए, ठीक है। होना जाना कुछ नहीं था इसे, लेकिन एक पावर बताने के लिए कि हाँ सबसे ज़्यादा मैं सुप्रीम हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ फासिज्म। स्टेटिज्म मतलब ये है कि स्टेट के अंदर ही सब कुछ है, स्टेट के बाहर कुछ नहीं, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। ये वाला चीज़ ध्यान रखिए आप। नेशनलिज्म मुसोलिनी के लिए ऐसा था कि नेशन जो है ना वो सबसे पहले उसके लिए आएगा। वो ये कहता है कि दो जो कंट्रीज़ होते हैं वो दो कंट्रीज़ आपस में मिल करके नहीं रह सकते,
एक दूसरे को वॉर करना ही होगा, टेरिटरी जीतना होगा। इंटरनेशनलिज्म नाम का कंसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं, नेशनलिज्म अपना फासिज्म के अंदर। मिलिटारिज्म तो इसने इस तरीके से समझाया है कि वॉर इज़ टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज़ टू वुमेन। जैसे वुमेन जो है वो कैसे माँ बनती है, तो वैसे मर्दों को जो है वहाँ पर जंग में जाना चाहिए अपने नेशन, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Opposed to democracy and communism, believed in the cooperation of all the classes। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो कम्युनिज्म देखिए, ये जो है ना रशिया से ही फैला है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में जो आया था, तो कम्युनिज्म बेसिकली उसी का प्रोडक्ट है। लेकिन ये सब जो है ना उससे राज़ी नहीं थे, ये अपने एरिया में उसको फैलने देना नहीं चाहते थे। इसी के लिए कैपिटलिस्ट क्लास के साथ में इकट्ठा होते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, इंडस्ट्रीज़ बनाता है, कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि उसको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपरेशन ऑफ ऑल दी क्लासेस, ऐसा नहीं है कि जो पीजेंट्स वर्कर्स हैं सिर्फ उनको ही सपोर्ट होगा, बल्कि यहाँ पे सारी क्लासेस को सपोर्ट और प्रमोट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये लोग कम्युनिज्म के खिलाफ थे, लेकिन ठीक है, और इनको मेजॉरिटी रूल भी कोई पसंद नहीं था। जैसे आज की तारीख में इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लोग जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में जाकर के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत वगैरह में जाकर के बैठते हैं। वैसे ये इनके पूरे के पूरे खिलाफ थे। इनको पता था कि वो उस तरीके से नहीं बल्कि दूसरी तरीके से पावर ग्रैब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द फासिस्ट इन द इटाली। मैं दूसरा थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, डीमोरलाइजिंग एंड द ह्यूमिलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि जो इटाली ने, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो 1914 से लेकर के 1919 तक के जो चला, उसके अंदर जो इटाली है ना एलाइड पावर्स की तरफ से फाइट करता है। अब एक्सेस सेंट्रल पावर्स की तरफ से कौन से थे? तुर्की, जर्मनी, ये सारे लोग, बल्गेरिया, ठीक है। और यहाँ पर कौन थे ये लोग? इटाली हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे सब। अब इटाली यहाँ पर पार्टिसिपेट तो कर रहा था। इटाली को कहा गया कि भाई आपको है ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इटाली को वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती है। इसी के लिए इटाली ये सोचता है कि जितना मैंने पार्टिसिपेट किया, जितना मैंने यहाँ पे टाइम गवाया, लोगों को गवाया, उतना मुझे यहाँ पर कुछ मिल नहीं पाया। इसी के लिए यहाँ पर ये अगेंस्ट हो जाता है। ओके, और इन्होंने एक अलग ही मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया फिर एलाइड पावर्स के खिलाफ। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, इटाली वॉर में जाता है। इटाली 55 लाख लोगों को मोबिलाइज करता है, उसमें से 7 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। $15 बिलियन का झटका लगता है, यानी कि लॉसेस। अब वहाँ से जो बंदे वॉर लड़ करके आते हैं उनके लिए काम के लिए कुछ नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। लोग सारे के सारे सोल्जर्स हैं, फार्मर्स हैं, उसके बाद में वर्कर्स हैं, सारे के सारे लोग मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अब इनको इतना प्रॉब्लम हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती, बिजनेसेस ख़त्म होने लगते हैं, स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है। ऐसे में क्या? फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही थी 1919 से लेकर के 1922 तक, मतलब 1919 से लेकर के 1922 तक के 3 से 4 साल के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट आती है, लेकिन उन्होंने कोई यहाँ पर इतना ढंग का काम नहीं किया लोगों की नज़रों में, और वो गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। डिज़ायर टू हैव द स्ट्रॉन्ग एंड पेट्रियोटिक गवर्नमेंट। वहाँ के लोग निराश होकर के एक ऐसा बंदा उनको चाहिए होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट उनको चाहिए होती है कि जो उनको खोया हुआ कल है ना वापस ला करके दे सके। यहाँ पर जो सपोर्ट करने के लिए लोग एकदम तन मन धन से रेडी होते हैं, चाहे वो यहाँ पे कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हो, ज़मींदार हो वहाँ कर, चाहे वो वहाँ के मिडिल क्लास हो, क्योंकि वो लोग पीजेंट से परेशान हो चुके थे। जो पीजेंट्स थे बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म जो इटाली के अंदर पनप रहा था, पीजेंट्स जो है प्रॉपरली अपने लैंड टैक्स पे नहीं कर रहे थे, स्ट्राइक लॉकआउट हो रहे थे, प्रोडक्शन कम हो रहा था, लोग परेशान थे और लोग पूरी तरीके से बैकिंग देने के लिए रेडी थे। ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म देखो मैंने बताया कि 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था, रशिया के अंदर आया था ये, ठीक है। और इसकी जो हवा है ना धीरे धीरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैल रही थी।
अब ये लोग बेसिकली इनका एक इंटरनेशनल होता है और ये लोग इनको कॉमिंटन कहते हैं। कॉमिंटन मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये दो वर्ड्स का है ना, ये शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। तो थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में इटाली के तरफ से भी काफ़ी लोग जाने वाले थे और ये काफ़ी लोगों को एक डर सा लग रहा था कि अगर इटाली ने पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है कि कैपिटलिस्ट वगैरह इटाली से भी ख़त्म हो जाएंगे। और पीजेंट्स ने और जो वर्कर्स ने इतना डरा करके रखा था यहाँ पर लोगों को कि उन्होंने रेड लीग्स बना रखे थे और वो हावी हो रहे थे लैंडलॉर्ड्स और उसके बाद में जो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं उनके ऊपर। इसी के लिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो वहाँ पर वो उनको फाइनेंस करे और उसके बाद में वो वहाँ पर गद्दी पर बैठे तो उनको प्रोटेक्शन दे। आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ बेनिटो मुसोलिनी 1883 से लेकर के 1945 तक के प्रेदापियो नाम का जो शहर है वहाँ पर इसका जन्म होता है 29 जुलाई, ठीक है, 29 जूली 1883, जूली में ऐसे ही बोल रहा हूँ। ब्लैक स्मिथ जो है वो उसका बाप होता है और उसकी विचारधारा होती है सोशलिज्म, यानी कि सोशलिस्ट। और उसकी माँ जो होती है वो स्कूल टीचर और सोशलिस्ट जर्नलिस्ट होती है। मतलब बाप और जो बेटे हैं ना वो, सॉरी, माँ और जो बाप है इसके, वो दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं। और जो बेटा है, बेटा जो है थोड़ा सा एंटी हो रहा है, लेकिन बेटे के बारे में भी कुछ जान लेते हैं यहाँ पर। मुसोलिनी जो है यहाँ पे जब लिबिया और इटाली के बीच में जब जंग चल रही होती है 1911-1912 में, तो वो टाइम पर यहाँ पर उसको जेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर वो सोशलिज्म की भावना में रहता है, लाइक सोशलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करता है, सेम लाइक एज हिज मदर एंड फादर। अब यहाँ पर एडिटर ऑफ द अवंती, देखिए अवंती एंशिएंट इंडिया में मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एडिटर ऑफ अवंती, अवंती एक न्यूज़पेपर का नाम है, वो उसका एक एडिटर था। फर्स्ट डिनाउंस इटालीज पार्टिसिपेशन देन एग्रीड, सबसे पहले तो उसने इटाली का पार्टिसिपेशन कहाँ पर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर उसने उसको डिनाउंस किया, मतलब मना किया। बाद में उसने एग्री किया कि हाँ होना चाहिए था, और इटाली का जो एंट्री है ना वो एलाइड पावर्स की तरफ से होना चाहिए था, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से। अब यहाँ पर वो पार्टी वगैरह से एक्सपेल कर दिया जाता है इसी विचारधारा की वजह से, और उसके बाद में उसने खुद का न्यूज़पेपर चालू किया, इल पोपोलो द इटालिया, यानी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी द पीपल ऑफ इटाली, सॉरी 1919 टू फॉर्म द फासिस्ट पार्टी। 1919 में उसने यहाँ पर ये सोचा कि एक फासिस्ट पार्टी बनाई जाए, और उसके बाद में उसने कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी। बेसिकली ये कि वर्कर्स वगैरह से ज़्यादा काम करवाया जाएगा, उनको कम पैसे दिए जाएंगे, लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, और उसके बाद में जो खोया हुआ कल है हमारे नेशन का वो वापस मैं ला करके दूंगा। इसी आइडियोलॉजी की वजह से वो आगे बढ़ जाता है, बिकॉज लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए था, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो उनको प्रोटेक्शन दे सके ये सारी की सारी चीज़ों से। ब्लैक शर्ट मिलिटिया इनटू पीजेंट्स, अब यहाँ पर जो ब्लैक शर्ट मिलिटिया, बेसिकली ये ब्लैक शर्ट जो यूनिफॉर्म में जो रहते हैं, ये मुसोलिनी वगैरह की एक छोटी मोटी सी एक आर्मी थी, मतलब इनके एक खास गिरोह था, इनका एक ग्रुप था। पीजेंट्स वगैरह से इन्होंने हार्ड पिच्ड बैटल्स वगैरह फाइट किया, और वहाँ पर इन्होंने जो भी था वहाँ पे अपना रोल जो है वो कायम किया। मार्च ऑन रोम 1922। अब देखिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं यहाँ पे जो इटाली है, तो इटाली का जो सेंट्रल इटाली है ना, ये वाला पार्ट, हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है, दिस वन। तो ये रोम की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जो रोम है, एक मिनट, 28 अक्टूबर 1922 का किस्सा है। बेसिकली कैसा है ना कि मुसोलिनी की जो पार्टी है तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें करने की कोशिश की कि हम कैसे भी पावर में आ जाएं, लेकिन यहाँ पर सोशलिज्म का इतना दबदबा था कि यहाँ पर मुसोलिनी की जो पार्टी है ना उनसे टकरा नहीं पा रही थी। सोशलिज्म का अच्छा खासा उनके पार्लियामेंट में दबदबा था। अब उसको पता था कि भाई संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कैन नॉट कंट्रोल दी पावर, तो कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, अपने बंदों को ले करके उसने रोम की तरफ मार्च किया जहाँ पर इनका पार्लियामेंट था, और उसके बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो डर के मारे जो दूसरी ऑपोजिशन की जो पार्टी है उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिज़ाइन कर देता है। वहाँ का किंग आता है विक्टर इमैनुअल III, और उसके बाद में मुसोलिनी को कहता है ठीक है
अब यहाँ पर कोई नहीं है भाई, आप यहाँ पर जो है वो सत्ता संभाल सकते हो। तो विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट जो फासिज्म है यहाँ पर अपने डर के वजह से यहाँ पर सामने वाले के ऊपर हावी हो जाता है और इन्होंने रोम के ऊपर कब्जा कर लिया। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। 1926 तक के लोगों ने इतना मजबूत रूल बना लिया है कि इनके सामने कोई भी दूसरे ऑपोजिशन सामने खड़े नहीं रह पाते थे। डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ द मुसोलिनी, इलेक्टोरल सिस्टम मैनिपुलेटेड। अब यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब जो इटाली के अंदर जो उसने पॉलिसी जो अपनाया है हम उसके बारे में देखेंगे। अब बेसिकली क्या था कि यहाँ पर इलेक्शन की बात चल रही है, ठीक है, तो उसने यहाँ पर एक ऐसा अमेंडमेंट लेकर आया, ओके, ऐसा अमेंडमेंट लेकर आया कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स, 2/3 ऑफ दी सीट, मतलब जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा और जो 2/3 जो सीट्स है बड़े पार्लियामेंट में, अगर उसका लाइक फॉर एग्जांपल 300 अगर सीट है तो उसमें से अगर 200 सीट उसको मिल जाती है, ठीक है, और उसका जो वोट शेयर है वो अगर 25% से अगर ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जीतेगी। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसने कर दिया था। और इसी की वजह से है ना यहाँ पर जो इलेक्शन में ये लोग थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन के बाद में अपनी पार्टी को आगे करके बाकी जो मतलब दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक टफ कंपटीशन देते हैं। बेसिकली मार्च ऑफ रोम के बाद में इनका दबदबा इतना मजबूत हो गया था कि सामने वाली जो पार्टीज हैं उनसे पंगा लेने के लिए भी डरती थी। 1926 में मुसोलिनी ने क्या कर दिया कि जितने भी जो ऑपोजिशन वाले थे तो उसने उसको सारे के सारे ऑपोजिशन को इलीगल बता दिया। सोशलिस्ट एक लीडर था जिसका नाम था मैटियोटी, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था किसके, इसके जो अमेंडमेंट लेकर आया था किसने, मुसोलिनी ने। तो उस भाई साहब को भी यहाँ पर मुसोलिनी की जो छोटी मोटी फोर्स है उनके इशारों पे चलने वाली, इसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, मार दिया, ओके। और इस वजह से ये बन जाता है इल ड्यूस। इल ड्यूस मतलब वहाँ का ग्रेटेस्ट लीडर 1926 तक के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पर मुसोलिनी ने जो सबसे पहले जो यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही थी आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1 1919 से लेकर 1922 तक 3 साल तक के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और लोगों को उन्होंने कोई यहाँ पर हाई टाइप ऑफ दी प्रॉफिट्स नहीं दिखाया, डेफिसिट में चल रहा था। डेफिसिट मतलब यहाँ पर नुकसान होता है। तो मुसोलिनी यहाँ पर जब पावर में आता है तो उसने यहाँ पर सबसे पहले बजट पेश किया और बजट पेश करने के बाद में कुछ ही टाइम में उसने बजट को है ना बैलेंस कर दिया। बैलेंस मतलब ना ही यहाँ पर लॉस होगा ना ही यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इक्वल की बात करेंगे, ठीक है। चीज़ों की जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट की भी इसने समस्या को समाधान दिलाया थोड़ा बहुत। और उसने ये देखा कि भाई यहाँ पर इंसेंटिव्स दिया जाएगा लोगों को, फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर यहाँ पर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो उसका ये भी मानना था कि जो इटाली है वो इटाली यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ों को प्रमोट करेगा और उसके बाद में यहाँ पर एक सेल्फ सफिशिएंसी उसके यहाँ पर एम्पायर अपने डोमिनेशन नेशन में होनी चाहिए। कॉरपोरेट स्टेट, कॉरपोरेट स्टेट क्या कहता है? कॉरपोरेट स्टेट ये है कि 1926 में उसने एक लॉ लेकर आया जिसके अकॉर्डिंग जो सारे यूनियन है और लाइक जैसे ट्रेड यूनियन, आपको मैंने पहले बताया था कि ट्रेड यूनियन और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं स्ट्राइक लॉकआउट वगैरह के अगेंस्ट है कौन? मुसोलिनी। और इसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे कौन? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजिंग यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स इनटू कॉरपोरेशन 1926 में उसने लॉ बना डाला। 22 कॉरपोरेशन बना डाले इसने, ठीक है। अब उसके बाद में कैसे होता है कि यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि कितना उनको वेजेस मिलेगा, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी और प्राइसेस वगैरह कैसे फ्लक्चुएट होंगे। मतलब यहाँ पे झगड़ा फसाद ना हो किसके बीच में, ना कैपिटलिस्ट के बीच में और ना यहाँ पर सोशलिस्ट के बीच में, ठीक है। तो 1938 में पार्लियामेंट को इसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। एक छोटी मोटी सी फासिस्ट पार्टी की नाम से इसने कॉरपोरेशंस बना दिए जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। इसका मतलब कॉरपोरेट स्टेट बना दिया। अब यहाँ पर पूरी तरीके से हुकूमत जो है वो फासिज्म की चलेगी। कैपिटलिज्म सोशलिज्म जो भी होगा वो अपने घर तक के सीमित है। यहाँ पर सिर्फ मुसोलिनी का लॉ चलेगा और कुछ नहीं। एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी, एजुकेशन पॉलिसी तो भाई ऐसी थी कि चाहे बच्चे हो, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी हो, सेम हिटलर का भी ऐसी था
जो यहाँ पर 14 साल के जो ऊपर अगर हो जाते हैं तो उनको कसम खानी होगी, ठीक है। हाँ, किसकी? मुसोलिनी भैया की कसम खानी होगी यहाँ पे कि भाई हम तुमसे जो है वो लॉयल रहेंगे और तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कसम नहीं खाएंगे तो मार डालेगा उनको, सिंपल सी बात है। तो उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा था, मुसोलिनी को ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि भाई मुसोलिनी जैसा कोई नहीं, और मुसोलिनी को जिसने क्रिटिसाइज़ किया तो परमानेंटली इस दुनिया से चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1931 में मुसोलिनी ने यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया कि चर्च जो है वो रिलीजियस एजुकेशन देगा। चर्च के बारे में मामला यहाँ पर क्यों आया? बिकॉज होली रोमन एम्पायर, होली कैथलिसिज्म का जो मेन अड्डा है वो वहाँ पर रोम है, और रोम इज़ द कैपिटल ऑफ द इटाली। लैटरन ट्रीटी विद द पोप, देखिए पॉइंट आ ही गया ये वाला। अब पोप के साथ में 1929 में कौन सी ट्रीटी करता है? पोप और इटालियन स्टेट के जो रिलेशंस वगैरह थे ना, वो नियरली अराउंड, जब बिस्मार्क ने अपना यहाँ पर जब इटाली को यूनिफाई किया था, उसके बाद में थोड़े से लाइक ऊपर नीचे, सॉरी, इटाली को यूनिफाई करने वाला काउंट केवर था, तो इन्होंने जब यूनिफिकेशन हुआ था तो उस टाइम से थोड़े से टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसने जब ट्रीटी किया पोप के साथ में, तो इसकी जो कंडीशंस है वो अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक, पोप वॉज परमिटेड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज एंड इशू हिज ओन करेंसी एंड पोस्टल स्टैम्प्स, मतलब पोस्टल स्टैम्प भी वो दे सकता है, और उसके बाद में यहाँ पर उसकी करेंसी भी चल सकती है। और रोमन कैथलिसिज्म या तो कैथलिक चर्च को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दिया, किसने? मुसोलिनी ने। मतलब यहाँ पर जो लाइक रिफॉर्मेशन के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि मार्टिन लूथर जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स उनको सपोर्ट किया करते थे, उनके फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट्स कहा करते थे। रोमन कैथलिसिज्म यहाँ पर, कैथलिक जो है वो रोमन कैथलिक चर्च से ही निकला है वो कैथलिसिज्म। तो कैथलिसिज्म को यहाँ पे स्टेट रिलीजन जो है वो मान लिया गया था, ठीक है। तो लैटरल ट्रीटी जो इसने किया था, तो उसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर मजबूत हो जाती है इटाली के अंदर, जिसके वजह से लोगों के दिलों को ये जीत लेता है, ठीक है। रिलीजन कैसा है ना कि रिलीजन बहुत ही क्लोज होता है लोगों के इसमें, तो एक उससे समझौता करना मतलब लोगों को कहीं ना कहीं अपने तरफ करना। चलो आगे देखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ द बेनिटो मुसोलिनी। तो फॉरेन पॉलिसी है भाई साहब की क्या थी? ट्रीटी ऑफ लॉजेन। अब ट्रीटी ऑफ लॉजेन 1923 में हुआ, और ये ट्रीटी क्या है? देखो 1920 में जो एक ट्रीटी हुआ था, तो इटाली ने यहाँ पर एग्री किया था कि जो दोदाकनीज आइलैंड्स है वो ग्रीस को मिल जाएगा। अब ये बेसिकली है ना सारा सब कुछ ये ओटोमान से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद में ये इसको लिंक करके देखा जाता है ट्रीटी ऑफ सेवरेस से। ट्रीटी ऑफ सेवरेस किसका है? ट्रीटी ऑफ सेवरेस ओटोमान से रिलेटेड है, जो 1920 में हुआ था बिटवीन दी एलाइज इन दी टर्की, ओके। और मुसोलिनी ने ये बताया कि ट्रीटी ऑफ लॉजेन जो एक नया ट्रीटी किया जाएगा, जिससे ट्रीटी ऑफ सेवरेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दोदाकेनीज आइलैंड जो ग्रीस को देना चाहिए, उसको यहाँ पर कंसिडर ना करते हुए ट्रीटी ऑफ लॉजेन के अंडर में इटाली को दोदाकेनीज मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि इटाली को यहाँ पर दोदाकेनीज आइलैंड चाहिए था, उसके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस वो होल्ड करता था, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छी खासी नेवी बिल्डअप करने के लिए सोच रहा था, ताकि वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर अपना जो है वो दबदबा मेंटेन कर सके। यहाँ पर देखिए ये दोदाकेनीज आइलैंड है इस तरफ, तो ये इसको दोदाकेनीज आइलैंड चाहिए था। ये ग्रीस वगैरह से टक्कर थी टर्की के अंडर में। ट्रीटी ऑफ सेवरेस के बाद में, ट्रीटी ऑफ सेवरेस इतना ह्यूमिलेटिंग था टर्की के लिए कि खिलाफत चली जाती है उनकी। तो यहाँ पर ये इसको चाहिए था बिकॉज टू मेंटेन, अब ये जो मेडिटेरियन है अपना रीजन है पूरा, तो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो ईस्टर्न पार्ट के अंदर अपने आप को मजबूत रखने के लिए, ठीक है, वो उसको यहाँ पर चाहिए था वो वाली पर्टिकुलर चीज़, दोदाकेनीज आइलैंड। आगे बढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ लॉजेन। ट्रीटी ऑफ लॉजेन के बाद में हो जाएगा अपना कोरफू इंसिडेंट। कोरफू इंसिडेंट भी 1923 में है। अब यहाँ पर कैसा है ना कि ये जो ग्रीक भाई साहब से जो छोटा सा देश है यहाँ पे, जहाँ से अलेक्जेंडर आया था एक ज़माने में, 1923 में यहाँ पर 4 इटालियंस लोगों को मार दिया। मतलब भाई से पंगा ले रहे हैं ये लोग मुसोलिनी से। अब ये क्या कर रहे थे कि अल्बानिया, हाँ अल्बानिया, और उसके बाद में ये जो ग्रीस है, तो उसके बीच में ये लोग फ्रंटायर की मार्किंग कर रहे थे। वापस से देख लेते हैं उसको, थोड़ा सा प्रॉब्लम ऊपर नीचे में कर रहा हूँ, हो सकती है।
ये देखिए अल्बानिया और ग्रीस के बीच में जहाँ पे मैं ये लाइन बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये लोग है ना इसको मार्किंग कर रहे थे। अब ये होता कैसा है कि मुस्सोलिनी ने जब ये 4 इटालियन को मार दिया ग्रीस के लोगों ने, तो ग्रीस के तो उससे तो पहले से प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ द दोदाकनीज आइलैंड। अब यहाँ पर इस मुद्दे को मुस्सोलिनी ने अपने पक्ष में लिया और ग्रीस से डिमांड किया कि भाई आप मुझसे माफ़ी मांगो, हाँ अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो आपका बहुत बुरा असर होगा। और इसी के चलते इसने क्या किया, कोरफू आइलैंड के ऊपर, हाँ कोरफू आइलैंड के ऊपर बोम्बार्डमेंट वगैरह कर दिए। लीग ऑफ नेशंस वगैरह बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बनाया गया था ताकि दुनिया की जो शांति है ना वो भंग ना हो, खास करके यूरोप के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वैसा वर्ल्ड वॉर 2 जैसा कोई जो वापस से देखने के लिए ना मिले ऐसा इवेंट। तो ग्रीस जो है ना यहाँ पर उसके दबदबे से डर जाता है और उसके बाद में ग्रीस ने यहाँ पर जो इंडेमनिटी है इटाली को, मतलब जो पैसा है यहाँ पर पे करने के लिए वो मान जाता है और उसके बाद में इटाली वहाँ से कोरफू का जो है वो एरिया छोड़ देता है। इसका मतलब ये हो गया कि इटाली अब दादागिरी टाइप भी कर सकता है और सामने वाले बंदे को झुका भी सकता है, ठीक है। तो मुसोलिनी जो है इट इज़ गोइंग डे बाय डे बहुत मजबूत होता जा रहा है। फ्यूम क्वेश्चन 1924 में, अब ये कैसा है कि पेरिस का जो सेटलमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, तो इटाली ने ये डिमांड किया था कि भाई जो एक पार्ट ऑफ फ्यूम है अपने को चाहिए बिकॉज उसका जो कमर्शियल स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था वो बहुत ही। और उसके बाद में बल्कन्स बोलोगे तो बल्गेरिया, रोमेनिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ये सारे के सारे बल्कन कंट्रीज़ है। देखिए ये जो हो गए ना ये बल्कन नेशंस हो गए, ग्रीस वगैरह ये भी हो गया, ठीक है। तो ये बल्कन को कहते हैं पाउडर केक ऑफ द यूरोप, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जो है यहीं से सब कुछ मामले चले थे। तो यहाँ पर होता कैसा है कि ये जो प्रपोजल था फ्यूम का यूगोस्लाविया को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इसी के इसके बावजूद भी इटाली जो है वो फ्यूम को कैप्चर कर लेता है 1919 में। लेकिन 1920 में एक ट्रीटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ रपालो, ठीक है। अब ये किसके बीच में हुआ, यूगोस्लाविया और इटाली के बीच में हुआ। तो फ्यूम को एक फ्री सिटी यहाँ पर बता दिया कि भाई इसके ऊपर जो है फ्री सिटी रहेगा, किसी का भी हक नहीं होगा। 2 कंट्रीज़ का जो मामला है उसके बाद में फिर भी फंस रहा था। 1924 में मुसोलिनी यहाँ पर यूगोस्लाविया को ये कहता है कि भाई ट्रीटी ऑफ रपालो के अंडर में फ्यूम को फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया था, उसको तोड़ा जाए, ठीक है। और सिटी ऑफ फ्यूम को जो है ना यहाँ पे इटाली का एक पार्ट बना लिया गया। अब देखो यहाँ पर यूगोस्लाविया जो है सीधा बाउंड्री रखता है इससे। अल्बानिया ग्रीस का ये मामला था पहले, दोदाकनीज आइलैंड का ये मामला था। मतलब इटाली जो है ना ये रीजन में अपने आप को शहंशाह बताना चाहता है कि उसके सामने कोई नहीं है। चलो ट्रीटी ऑफ तिराना विद अल्बानिया 1926 है। ट्रीटी ऑफ तिराना विद अल्बानिया बोलोगे तो अल्बानिया ये वाला जहाँ पर ALB लिखा हुआ है। 1925 में मुसोलिनी ने यहाँ पर अपने आप को उसको पेट्रन ऑफ अल्बानिया कहते थे। अल्बानिया के अंदर उसको बिग फादर की तरह मानते थे, बड़े अब्बा। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ तिराना इटालियन पैट्रोनेज के अंदर, मतलब इटाली के छत्र छाया के अंदर अल्बानिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया और 20 ईयर्स की ये ट्रीटी थी। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया कि इटाली ने अल्बानिया को अपना एक पार्ट समझते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको इन्वेड करके 1939 में उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने उसको रेस्पेक्ट दी और वो रेस्पेक्ट देने के चक्कर में वो इतना उनसे नीचे गिर जाते हैं कि इटाली ने उसको कुछ समझा नहीं, इटाली ने सीधा कॉन्क्वेस्ट कर लिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ एबिसीनिया इथोपिया। चलो आगे वाला पार्ट देखते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ एबिसीनिया इथोपिया ये वाला पॉइंट है, ये वाला डिस्कस करते हैं दूसरे मैप से। देखो यहाँ पे एक मैप है, यहाँ पे इंडिया भी नज़र आ रहा है, इटाली के बाजू में नहीं है, जो कि यहाँ पे सीरिया, लेबनान, देखो दोदाकनीज आइलैंड यहाँ पे दिख रहा है अपना छोटा सा पार्ट। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना ये इथोपिया वाला, इथोपिया हम इससे कंसिडर करेंगे। एबिसीनिया हबशी, ठीक है। और ये जो इटालियन सोमाली लैंड दिस पार्ट, अब इटाली जो है ना एडिस अबाबा में यहाँ पर इन्वेजन करता है। अब ये बेसिकली कैसा था कि मुसोलिनी को यहाँ पर इन्वेजन करना था और 1896 में इटालियन आर्मी को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट किया था हबशी लोगों ने, ठीक है। कभी 1896 में
बैटल ऑफ आडोवा हुआ था, और उसमें यहाँ पर इथोपियंस ने किसको डिफीट किया था? इटालियंस को। मुसोलिनी को उसका बदला लेना था, और उसके बाद में जो इसका एम्पायर है यहाँ पर, ये ईस्ट अफ्रीका, वो तो उससे इसको इथोपिया को लिंक करना था। दो चीज़ें थी। अब दिसंबर 1934 में कैसे हो, इनका बॉर्डर देखिए यहाँ पे मैच करता है, एक इटालियन ईस्ट अफ्रीका हो गया, फिर उसके बाद में ये इथोपिया हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि इटालियंस और एबिसिनियंस के अंदर में प्रॉब्लम हो जाती है, इटालियंस की जान चली जाती है। यहाँ पर इटालियंस जो होते हैं वो 30 होते हैं नंबर्स में, और इटाली ने फिर यहाँ पर पहले की तरह से इटाली ने डिमांड किया कि भाई आप कॉम्पेंसेशन देंगे। एबिसिनियन जो किंग था उसका नाम था हैले सेलासे। अब हैले सेलासे ने क्या किया, हैले सेलासे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हैले सेलासे। अब ये जो किंग थे भाई साहब, इन्होंने कहाँ पर अपनी गुहार लगाई? लीग ऑफ नेशंस में। अब ये लीग ऑफ नेशंस जो अपना मुद्दा रखता है, तो वहाँ पर कैसा है कि जैसे ही बात चल रही थी वैसे ही बात चलने के बीच में इटालियन ट्रूप्स ने अपना एरिया को क्रॉस किया और एबिसिनिया के अंदर घुस जाते हैं। लीग ऑफ नेशंस ने इटाली को है एग्रेसर बता दिया और उसके ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो यहाँ पर मुसोलिनी को कुछ नहीं कर पाए। उसके पीछे रीज़न भी ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसोलिनी के ऊपर अगर मजबूत पकड़ कस दी गई, तो यहाँ पर जो है ना, ये मैप देख लीजिए कि इटाली के बाद में यहाँ पर जर्मनी भी पड़ता है, तो दोनों के बीच में जो है फ्रेंडशिप कहीं कल्टीवेट ना हो जाए। बेसिकली मामला कुछ वैसे ही चल रहा था और दोनों के बीच में कल्टीवेट अच्छी खासी हो रही थी फ्रेंडशिप। एडिस अबाबा को ये मई 1936 में जीत लेता है, और उसके बाद में हैली सेलासे वहाँ से एग्ज़ाइल में जा कर के और एबिसिनिया को ये लोग यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस इनटू इटाली हो गया, और उसके बाद में इथोपिया को इसने जीत लिया, अपना जो बदला था वो निकाल लिया, और ये वाला जो था लिंक सोमाली लैंड वगैरह, इससे इसको ये लिंक कर देता है। तो इसकी चाहत पूरी तो हो जाती है, लेकिन किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी भी हो गई यहाँ पर। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, सपोर्ट टू जनरल फ्रैंको ऑफ स्पेन। अब यहाँ पर भी दूसरे की टेरिटरी में है ना, ये 3-5 करता हुआ नज़र आता है। सिविल वॉर यहाँ पर ब्रोक आउट हो जाता है स्पेन में 1936 में। अब स्पेन कहाँ है, फिर से वापस से वो मैप देखेंगे हम लोग। देखो स्पेन इधर है, इटाली किधर, स्पेन किधर, बीच में फ्रांस पड़ रहा है। तो मुसोलिनी ने यहाँ पर ये देखा कि भाई जो मामला है यहाँ पर स्पेन का, वो बेसिकली कैसा है कि कम्युनिज्म वर्सेस फासिज्म चल रहा है। ठीक है, और फासिज्म जो है वो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करता, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताते चला आ रहा हूँ। तो हिटलर के साथ में मुसोलिनी ने ये डिसाइड किया कि जनरल फ्रैंको कहाँ से बिलोंग करता था? स्पेन से। तो जनरल फ्रैंको को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए और इटालियन फोर्सेस यहाँ पर भेजी जाए, कहाँ पे? स्पेन की तरफ। और यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, देखो फासिज्म डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, जैसे यहाँ पे इंडिया में है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जनरल फ्रैंको की तरफ ये लोग अपनी फोर्सेस भेजते हैं सपोर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पे वो फासिस्ट डिक्टेटरशिप यहाँ पर अप्लाई कर सके अपने रीजन में। ठीक है, अब ये सब तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसके पीछे है ना मुसोलिनी का एक राज था। मुसोलिनी का ये राज था कि अगर वो स्पेन को मदद करता है इटाली के थ्रू, ओके, अपने यहाँ से, तो फ्रांस के ऊपर और उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर वो अपनी नज़र रख सकेगा। और उसके बाद में ये जो रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न मेडिटेरेनियन, ठीक है, तो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन के रीजन के अंदर वो अपनी पोजीशन जो है ना वो अच्छी खासी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिविल वॉर 1939 में एंड हो गया, और मुसोलिनी ने भाई साहब ने ऐसे कि भाई मैंने यहाँ पर जनरल फ्रैंको को जिताया है। ओके, तो ऐसी कुछ हरकतें थी इनकी। तो अक्टूबर 1936 में इटाली और जर्मनी साथ में आ जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि हिटलर और इसकी दोस्ती भी जो है बड़ी मजबूत होती जा रही है। तो यहाँ पे जर्मनी और इटाली 1936 में आते हैं, जर्मनी और जापान 1936 में यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब जर्मनी लिंक है इटाली और जापान के बीच का। रोम बोलोगे तो इटाली, बर्लिन बोलोगे तो जर्मनी, टोक्यो बोलोगे तो जापान, ये तीनों साथ में आ जाते हैं और इन्होंने फॉर्म कर लिया रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक ग्रुप होकर के अगेंस्ट एलाइड पावर्स के खिलाफ लड़ता है। अब मुसोलिनी का डाउनफॉल कैसे हुआ वो भी देखते हैं।
यहाँ पर जून 1940 तक के यहाँ पर इसने भाई साहब ने वर्ल्ड वॉर ज्वाइन नहीं किया। मतलब वर्ल्ड वॉर जो है ना वो 1 सितंबर 1939 को ही स्टार्ट हो गया था और इसने जून 1940 तक के, इसका मतलब लगभग 9 महीने तक के इसने जो वर्ल्ड वॉर है ना वो ज्वाइन नहीं किया। अब यहाँ पर जर्मन्स ने जो है वो फ्रांस को कब्ज़ा कर लिया। फिर से थोड़ा सा मैप देखते हैं। यहाँ पे जर्मन्स ने, जर्मनी इस तरफ है, फ्रांस को दे ओवररन। इटाली फॉट द ब्रिटिशर्स इन अफ्रीका, मतलब ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला, ठीक है, इस तरफ का, तो यहाँ पर इनकी अलग अलग रियासतें थी। लोगों ने पूरा कॉलोनी बना करके अपना बांट लिया था अफ्रीका को। अफ्रीका के अंदर यूरोपियंस लोगों ने पूरे अफ्रीका को बांट चुके थे, ओके, अलग अलग हिस्सों में। तो होता क्या है कि इटाली ने यहाँ पर अलग जगह पर अपनी फ़ाइट चालू करी और जर्मनी ने तो फ्रांस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट ही कर दिया था। उसके बाद में ग्रीस को भी ये इन्वेड करता है यहाँ से, और सोवियत यूनियन वगैरह को भी कुछ कुछ जगह पर अटैक करता है ये। और उसके बाद में वॉर ऐसा हो गया कि रशिया जो है वो इंग्लैंड की तरफ झुक जाता है। जापान की वजह से यहाँ पर यूएस को भी वॉर में ज्वाइन होना पड़ता है बिकॉज जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी ये जंगे हार जाता है। उसके बाद में मुसोलिनी को विक्टर एमानुअल III ने, जिसने बुलाया था कि भाई अब सत्ता पे बैठो 1922 में, वही 21 साल के बाद में 1943 में मुसोलिनी को हटा देता है। मुसोलिनी वहाँ से रिज़ाइन करता है और बहुत बुरी तरीके से, लाइक जो मुसोलिनी है वो भाग निकलता है यहाँ से अपनी मिस्ट्रेस के साथ में, दैट इज़ क्लारा पेटेक्की, और उसका नाम है क्लारा। और इटालियंस जो थे वहाँ पर उन्होंने इसको देखा और उसके बाद में इसको शूट करके 28 अप्रैल 1945 को उसने इसको मार दिया। तो यहाँ पर ये खुद के लोगों के हाथों चढ़ जाता है और इटालियंस लोगों ने यहाँ पर लेक कोमो के पास में उसकी बॉडी जो है वहाँ पर उसको लटका दी थी, ठीक है, मिलान में, मिलान नाम का शहर है। तो यहाँ पर एक बहुत ही लाइक भगवान टाइप जो अपने आप को मानता था और जिसने एक ऐसा रुतबा और रुबाब क्रिएट किया था, तो एक ऐसे बंदे का यहाँ पर इतिहास में एंड होता है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड जय हिंद।